दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम बताएंगे कि एक सीक्वेंस क्या है, उन सीक्वेंस में कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। इसके बाद पता लगेगा कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैसे फाइंड की जाती है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे और डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो एक्सपेक्टेड हैं। Today we are again at a new topic and the name of the topic is arithmetic progression। आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आज इसकी सारी इंट्रिकेसीज को और सारी बातों को एकदम डिटेल में जानेंगे और जितना पोर्शन हो जाएगा उतना इसमें कवर करेंगे, बाकी अगले सेशन में। जल्दी जरूर करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी। ये बात हमने पहले ही आपसे कही थी और वादा भी आपसे किया था कि यस वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल। तो इस टॉपिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या हमें देखना है, पहले हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसकी क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं उसको हम देखेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी ये फाइंड करने के लिए भी एग्जाम में आपके पास आता है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये भी रहेगा और उसके बाद हम इसको सम अप करेंगे कि पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आपसे अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैं पहले 1 लिखता हूं और उसके बाद लिखता हूं 2, तो आगे क्या आएगा, है ना? ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है, स्वाभाविक है कि अगर कोई लिखता है 1 और 2 यहां पे क्या आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्या आंसर होना चाहिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आएगा? ओके, किसी का आंसर आ रहा है यहां पर 3 और एक और आंसर मिला है 4। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आंसर 3 ठीक है या 4 ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है आपको डेफिनेटली कि डबल आंसर कैसे आ सकता है। तो देखिए, पहले मैं आपके मन की बात बताने की कोशिश करता हूं कि जिसने 3 बताया उसने क्यों बताया और जिसने 4 बताया उसने क्यों बताया। इस केस में दोनों ही कुछ ना कुछ लॉजिकल सोच रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं कि अगर 1 के बाद देखा जाए 2, तो जिसने 3 बताया उसने ये सोचा कि 1 में 1 ऐड करने पर 2 आया था, तो इसलिए इसमें 1 और ऐड कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से उसका लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। उसका लॉजिक क्या था कि पिछली टर्म से इस टर्म तक आने में 1 ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, तो इसलिए आगे जाने में भी 1 ऐड हो जाएगा, इसलिए उसने आंसर दिया 3। ये उसका लॉजिक था, ये ठीक है उसके हिसाब से। लेकिन जिसने 4 बताया उसने क्या सोचा था? उसने ये सोचा था कि हो सकता है इस 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 1 2 बन गया और इसीलिए 2 से मैं और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4 बन जाएगा। लॉजिक उसका भी ठीक है, लॉजिक उसके में भी कोई गलती नहीं है। यानी आंसर 1 2 के बाद 3 भी हो सकता था, 1 2 के बाद 4 भी हो सकता था, अगर मैं सिर्फ आपको 1 और 2 दूं तो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 2 और 3 है तो इसके बाद आप क्या आंसर देंगे? तो अब आप देखें कि यहां पर आपने इंक्रीमेंट देखी है 1 की, यहां पे भी इंक्रीमेंट देखी है 1 की, तो भाई आंसर इस केस में हर व्यक्ति देगा 4, क्योंकि सेम रूल को फॉलो करते हुए। तो यहां एक बात हमें सीखने को मिली कि अगर हमें इस तरह की कंफ्यूजन से बचना है तो कम से कम 3 टर्म्स हमें लिखनी चाहिए किसी भी प्रोग्रेशन की। ये प्रोग्रेशन है। अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात बाद में करेंगे, पहले अभी हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अब जिसने ये प्लस वाला लॉजिक लिया था, प्लस होता या माइनस होता फर्क नहीं है, नेगेटिव नंबर को ऐड करने का मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि जिसने ये प्लस या माइनस से अगली टर्म को बनाया जाता है वो हमारे पास एक
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ये हम आपको आगे एडवांस जाने पर बताएंगे डिटेल में। और अभी ये क्या है, अगर मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर बने तो ये एक वो सब्जेक्ट मैटर है जो 10th क्लास के बाद बताया जाएगा, आफ्टर 10th, आफ्टर 10th। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये अभी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या बनेगा। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि ये एक जीपी बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, लेकिन सब क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम क्या रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि 10th के बाद, 10th के बाद यानी 11th में आपसे ये जब हम मुलाकात करेंगे तब बताएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है और इसमें और क्या इंट्रिकेसीज हो सकती हैं। आज अपना पूरा कंसंट्रेशन कहां रहेगा, अपने चैप्टर के ऊपर, और चैप्टर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है वो आपने देखा कि पिछली टर्म में कुछ ऐड करने पर, आगे जाने पर लगातार उतना ही ऐड करना, ये बात आपको समझ आ रही है। अभी हमने 3 टर्म्स दी, तो 3 टर्म में तो आपसे कोई एम्बिग्यूटी नहीं हुई। अगर 2 टर्म दी तो आपसे एम्बिग्यूटी हो सकती थी। तो इसलिए पहला रूल ये बन गया कि अगर किसी भी प्रोग्रेशन को पूरी तरह से जानना है तो 2 टर्म से काम नहीं बनेगा। कितनी टर्म देनी पड़ेगी, कम से कम 3। इससे ज्यादा दे दो तो वो आपकी मर्जी, ज्यादा दे दो तो आपकी इच्छा है, हम आपको कंपेल नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 3 टर्म चाहिए, तभी हम किसी भी प्रोग्रेशन को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर अपने पास ये प्रोग्रेशन और आगे बढ़ती है, जैसे इससे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। इस पूरे चैप्टर को मास्टर करने के लिए कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको जाननी जरूरी है, वो भी एक इंट्रोडक्शन में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारे पास एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। बेसिकली इट इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो इस लिस्ट में जितनी भी, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, इन सब एलिमेंट्स को, अब ये अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कौन सी जगह है, तो ये फर्स्ट प्लेस है ना, फर्स्ट प्लेस है। ये कौन सा है, ये सेकंड प्लेस है। ये कौन सा है, ये थर्ड प्लेस है। ये कौन सा है, ये फोर्थ प्लेस है। तो ये इस प्लेस पर जो भी नंबर, जो भी एलिमेंट बैठा होगा उसे कहा जाएगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उन्हें क्या कहा जाएगा, टर्म। अब वो फर्स्ट प्लेस में बैठा है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड प्लेस पे बैठा है तो सेकंड टर्म, थर्ड प्लेस पे बैठा है तो थर्ड टर्म, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यही काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम उसके अंदर की एंट्री केसेस देख रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट जो है वो लिस्ट एक सक्सेसिव टर्म्स है। उन सक्सेसिव टर्म्स के अंदर अगर दूरी बराबर हो, डिस्टेंस बराबर बराबर हो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिखा 2, 5, 8 एंड सो ऑन। अब ये सक्सेसिव टर्म्स, एक के बाद एक जो टर्म्स आ रही हैं, इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके बने। यानी इसमें क्या ऐड किया, तो आप देखते हैं 3 ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, तो इसका मतलब आगे भी 3 3 ऐड ही होगा। ये नियम समझ आ गया, क्योंकि हमने आपसे अभी कहा था कि कम से कम 3 टर्म्स पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर दिया होता तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 से कम पे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रोग्रेशन, इस तरह की लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह की प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा गया है। तो एपी अगर हम कहें कभी, तो इसको आप समझ जाइएगा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोग्रेस शब्द देखो, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब बढ़ना, लेकिन यहां हमेशा बढ़ने की बात नहीं होगी, नेगेटिव प्रोग्रेस, घटने की भी बात होगी, वो भी देखेंगे, लेकिन कहा उसे भी एपी ही जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन हम देखें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या बनी, इट इज लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। पिछली टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने पर जो अगली, इस तरह से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी, उस पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अभी ये
लिखा हमने 2 5 8 डॉट 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 डॉट, तो ये सारी की सारी लिस्ट आगे एंडलेस जा रही है। ये सारी लिस्ट का नाम क्या है? इस पूरी लिस्ट का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस है ये, इस सीक्वेंस भी कहते हैं। और यहां पर क्योंकि इसमें प्रोग्रेस बराबर बराबर वैल्यू से हो रही है, तो ये एक क्या कहलाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी तक की बातचीत के हिसाब से क्या हुआ? एक लिस्ट है नंबर्स की, जिसमें सभी नेक्स्ट नंबर जो आएंगे वो पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना है। अब जैसे इसमें 3 3 ऐड हो रखा है, किसी और में हो सकता है 5 5 ऐड हो, किसी में 1 1 ऐड हो, किसी में 0 0 ऐड हो, कुछ भी हो। इफ इट इज अ फिक्स्ड नंबर टू बी एडेड, देन इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं हर बार, फिक्स नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे इस केस में 3, इस 3 को क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। शॉर्टकट में हम लिखेंगे CD। CD का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी हर टर्म का पिछली टर्म के साथ डिफरेंस 3 3 का आ रहा है। आप देखिएगा कैसे। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस को हम कहते हैं CD, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे D। CD मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर इंग्लिश में हम पूरा लिखना चाहें तो कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, शॉर्टकट में हम CD लिख लेंगे, लेकिन उसका जो सिंबल है वो क्या है? D फॉर डिफरेंस होता है, लेकिन इट इज CD ओनली। तो जब भी हम सिंबॉलिकली यूज करेंगे तो D से यूज करेंगे, इंग्लिश में लिखते हुए हम लिखेंगे तो CD लिख लेंगे, लेकिन ये D का मतलब क्या है? इट इज कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में हम पूरा लिखे या CD लिख ले, काम चल जाएगा, लेकिन D लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सिंबॉलिकली इट इज कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से जहां से हमने बातचीत, जहां से हमने लिस्ट को शुरू किया है, वो कहलाएगी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को बाय एनालॉजी, बाय कन्वेंशन हम A से डिनोट करते हैं। A, स्मॉल लेटर A। कई लोग इसे T1 भी कह लेते हैं, टर्म नंबर 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आप डिनोट करें, नो इश्यू, नॉट एट ऑल। सिर्फ ये एक सुविधा अपने लिए हमने ली है, और टर्म नंबर 1 को A या A1 भी लिख लेते हैं, कोई इसे A1 से भी लिख लेगा। तो A1 मतलब पहली टर्म, T1 मतलब पहली टर्म, A का मतलब पहली टर्म। तो इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है कि आपने क्या लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, ये सिर्फ हमारी सुविधा है अपने लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें भी समझने वाली हैं कि अगर कोई हमारे पास AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें हमारी फर्स्ट टर्म को हमने A1 लिखा, ठीक है भाई, ये मैंने A1 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म को हमने लिखा A2, ओके, नेक्स्ट टर्म A2 आ गई। इसी तरह से बढ़ते गए, अगली टर्म A3 आ गया, बढ़ते गए, तो nth टर्म, यानी कोई ऐसी जगह जहां पर आप यहां पे काउंटिंग कर रहे हैं 1, यहां पे काउंटिंग कर रहे हैं 2, यहां पे काउंटिंग कर रहे हैं 3, तो इसी तरह से करते करते कहीं n आएगा, तो nth टर्म जो है वो हमने क्या ली? AN। ये लिखने का ढंग हो गया। तो ये पूरी लिस्ट को हम कह सकते हैं कि ये अपने पास एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को, उस प्रोग्रेशन को आप अभी अगर फिलहाल कहना चाहें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो इसे चेक करना पड़ेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ये सीक्वेंस तो है, एक शब्द है सीक्वेंस, याद रखिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास में टॉपिक भी आएगा, उसे भी हम देखेंगे जब उस समय डील करेंगे। अभी ये कह सकते हैं कि जितना अभी आप सीखेंगे 10th क्लास में, वो नेक्स्ट क्लास में 11th पे जब आप जाएंगे, वहां पर ये बेस के तौर पे काम होगा। तो हम इस तरह से आपका बेस बनाएंगे कि अभी एग्जाम में भी आपको मजा आए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में जब आपको दोबारा से इस टॉपिक से मुलाकात होगी, तब भी आप एक मास्टर की तरह उसको डील करें। यस, सो फर्दर अपने पास A1, A2, A3, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसको हम अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं कि किसी भी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देते, उसके लिए नियम है। क्या नियम है? नियम ये है
कि बाद वाली टर्म, बाद वाली जैसे A1 और A2 में बाद वाली कौन सी है? A2, और पहले वाली कौन सी है? A1। बाद वाली टर्म में से यानी कि A2 में से A1 को माइनस कीजिए, ये जो वैल्यू आती है ये कहलाती है डिफरेंस। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम D के तौर पे। अगर आप देखें कि A2 में से A1 माइनस करने पर, या अब A3 और A2 में A3 बाद वाली टर्म है, A2 पहली टर्म है, ये भी D आना चाहिए। इसी तरह से कोई भी बाद वाली टर्म, मान लो आपने टर्म नंबर 10 लिया है तो टर्म नंबर 9 उसमें से माइनस कर दीजिए, ये भी D आना चाहिए। यानी कि सारे D ही आने चाहिए, सारे डिफरेंसेस। सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये फार्मूला है। सक्सेसिव टर्म, बाद वाली टर्म, माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो इसको अगर आप nth टर्म कहते हैं तो nth टर्म में से इससे पिछली टर्म क्या होगी? n माइनस 1th टर्म। अगर ये माइनस कर दिया जाए तो ये D एक कांस्टेंट आना चाहिए, इसमें कोई भी n का जिक्र नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ए फिक्स्ड नंबर, इट मस्ट बी ए फिक्स्ड नंबर। 2, 5, 10, 20, √2 ऐसा कुछ भी नंबर होना चाहिए, इसमें n नहीं आना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, नीड नॉट टू वरी अबाउट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास ये फर्स्ट टर्म है, इसमें हमने कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया? D ऐड कर दिया। तो ये पहली टर्म है, इसमें D ऐड कर दिया, ये बन गया A प्लस D। तो ये हमारी पास हो गई फर्स्ट टर्म, टर्म नंबर 1। उसे A1 लिख लो, T1 लिख लो, मर्जी आपकी है, जैसा आप चाहो लिखो। टर्म नंबर 2, नेक्स्ट जाने के लिए हमने फिर D ऐड कर दिया, ये बन गया टर्म नंबर 3। फिर वही कह रहे हैं, A1, A2, A3 लिखिए या T1, T2, T3 लिखिए, एंटायरली योर चॉइस। नेक्स्ट किया, फिर D ऐड किया, तो आपके पास आया A प्लस 3D। ये टर्म नंबर 4। अब सबसे पहले तो जिसको पैटर्न रिकॉग्नाइज करने आते हैं उसके लिए टॉपिक बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले है, ऐसे चुटकी बजाते होने वाला है। सिर्फ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है आपने कि टर्म नंबर और A या D की संख्या के बीच में कोई रेगुलरिटी आपको समझ आ रही है? ध्यान से देखिएगा, यही आप अगर समझ गए तो फार्मूले आप खुद बना लेंगे, फार्मूले अभी के अभी खुद बना लेंगे। इस इंट्रोडक्शन के बाद ये टॉपिक एकदम चुटकियां बजाते होने वाला है। A इज फर्स्ट टर्म, ओके। A प्लस D इज सेकेंड टर्म, ओके। A प्लस 2D इज थर्ड टर्म। ध्यान से देखिए, D कितने हैं? 2, और टर्म नंबर क्या है? 3। समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग कुछ फार्मूले बनाने लगेगा। इसी तरह से टर्म नंबर है 4, D की संख्या कितनी है? 3, ओके, कुछ समझ में आ रहा है। 3 पर 2 था, 4 पर 3 था, कुछ दिमाग अपने फार्मूले बनाने लगेगा। इसका अगला, चलो एक और लिख लेते हैं, अगली टर्म क्या आएगी? A प्लस 4D, और ये टर्म नंबर क्या होगी? ये टर्म नंबर होगी 5। तो 5 है, ऊपर 4 है। अच्छा, अभी भी नहीं रुकते हम, एक बार और आगे बढ़ते हैं, एक बार और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ना नियम को समझ ले, जब हमारे मन से आवाज आने लगेगी तो सबसे बढ़िया लगेगा। टर्म नंबर 6 है तो D की संख्या 5 है। अब अपने को कुछ दिमाग में घंटी सी बजने लगी, क्या? हा, अगर टर्म नंबर 2 है तो D की संख्या 1 है, टर्म नंबर 3 है तो D की संख्या 2 है, एक कम है, टर्म नंबर 4 है तो 3 है, यानी एक कम है, टर्म नंबर 5 है, D की संख्या 4 है, एक कम है, टर्म नंबर 6 है, D की संख्या 5 है, एक कम है। अब अपने को समझ में आ गया सारी की सारी फार्मूला इसके अंदर का, कि ये समझ में आ गया। ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना था आपने, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना था आपने, बस पैटर्न को आपने पहचान लिया। अब जैसे ये पैटर्न आपने पहचाना, अब अगर आपसे पूछे कि भाई ऐसा करो, टर्म नंबर 25 क्या होगी, तो टर्म नंबर 25 आपको धीरे धीरे जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझ आ ही चुका है कि A तो इसमें होगा, और साथ में D कितने होंगे? कितने होंगे? एक कम, ओके। तो एक कम मतलब 24D होगा। तो A प्लस 24D कौन सा होगा? 25वीं टर्म होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्म नंबर 70 क्या होगी, तो आप बताओगे A प्लस 69D। वेरी गुड। और ऐसे ही बढ़ते 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 अगर आपसे पूछा जाए nth टर्म क्या होगी, तो आप बताएंगे A प्लस
n से एक कम यानी कि n-1 टाइम्स d। और मजे की बात यह है कि ये आपने एक फार्मूला तैयार कर लिया। इस चैप्टर में इस फार्मूले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है और ये आपने ऐसे ही खेलते खेलते तैयार कर लिया कि nth टर्म ऑफ एन AP इज a प्लस n-1 इंटू d। लोग तो इस फार्मूले को रटेंगे, लेकिन आपने तो इसे खेल खेल में बनाया। तो ये आपको मजा देगा कि nth टर्म को an से भी लिख लेते हैं, tn से भी लिख लेते हैं, जो आपका दिल करे वैसे लिखना, लेकिन उसका आंसर क्या रहेगा? a यानी कि पहली टर्म प्लस n-1 इंटू d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज नोट इट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके साथ साथ एक चीज और यहां पे आ रही है कि हमें कोई भी बाद वाली टर्म से पहली टर्म माइनस करने पर जो आता है उसे हम कहते हैं डी। तो ये फार्मूला और नोट कर लीजिए कि बाद वाली टर्म जैसे k प्लस 1th टर्म से पहले क्या होगी? kth टर्म होगी। ये क्या है? k प्लस 1th टर्म, ऐसे बोलते हैं इसको, k प्लस 1th टर्म। और इसे क्या बोलते हैं? kth टर्म। तो k प्लस 1 से पहले आएगा k, है ना? तो k प्लस 1th टर्म में से अगर उससे पहली टर्म यानी कि kth टर्म को माइनस कर दिया जाए, ये माइनस कर दिया, तो आंसर जो भी आएगा वो आएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, याद रखिएगा, ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, ये एक फिक्स्ड टर्म होना चाहिए, फिक्स्ड टर्म होनी चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड टर्म। फिक्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई n नहीं होना चाहिए। n मतलब टर्म नंबर, नो n शुड बी देयर। इसको और एग्जांपल लेके करेंगे आगे, जब हम बढ़ेंगे तो एग्जांपल लेके बहुत सारे करेंगे। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट अगेन, इतना समझ के और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये दिया हुआ है 1 1 2 3 5। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक AP है या नहीं है? तो यहां से देखिए आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, इसमें हमने कितना ऐड किया होगा? 1 से 1 में जाने के लिए 0 ऐड किया होगा, और यहां से 1 से 2 में जाने के लिए हमने क्या ऐड किया होगा? 1 ऐड किया होगा। तो भाई इसमें आपने देखा कि डिफरेंस जो जंप लग रहा है वो बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो जस्ट बाय लुकिंग एट इट, उसके ऊपर सिर्फ देखा और देखते ही हमें पता लग गया कि ये सेम नहीं है, इसलिए ये नॉट एन AP नहीं है। इस बात को ऐसे हम फैसला करेंगे कि अगर हम A2 में से A1 को माइनस करें, A3 में से A2 को माइनस करें, A4 में से A3 को माइनस करें, अगर ये सारे के सारे आंसर बराबर आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो आप कहेंगे कि यस, जो हमें सीक्वेंस दी हुई है, जो हमें प्रोग्रेशन दी हुई है, वो AP है। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे यस, गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा सिंपल सा फार्मूला कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, सो ऑन सो फोर्थ। बस 3 ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने। तो उससे सारे के सारे अगर बराबर आ रहे हैं, वैल्यू बराबर है, उसमें सिर्फ कांस्टेंट होगा, तो वो आप कह सकते हैं कि जो भी आपको प्रोग्रेशन दी हुई है, लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, वो एक AP है। ठीक है, तो पहले तो आपने करना है फैसला, डिसीजन लेना है। ये डिसीजन लेने का तरीका आपके साथ हमने शेयर कर लिया। अब मान लेते हैं वो AP है, चलो AP है तो क्या करें? तो अगला टॉपिक आपके पास आएगा कि उसकी nth टर्म निकालो, और nth टर्म के लिए फार्मूला अभी अभी आपने बनाया था, याद आ रहा है? यस, क्या फार्मूला था? Tn का भी आपने फार्मूला बनाया था, A प्लस n-1 इंटू D। और देखिए ये लिखा हुआ। अब आपको ये भी कहा था कि AN लिखो या TN लिखो, आपकी चॉइस है, जो आप लिखने में खुश हो, जो आप लिखने में कंफर्टेबल हो, वो आप लिखते जाओ। ठीक है, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, nth टर्म को
जनरल टर्म भी कहते हैं। कभी आपको कोई कहे कि ऐसा है भाई, ये आपके पास सीक्वेंस दे दी, इसको आप चेक करो, आपने चेक किया एपी आ गया, वो कहेगा फाइंड इट्स जनरल टर्म। वो ये नहीं कह रहा कि nth टर्म करो, वो क्या कह रहा है, जनरल टर्म फाइंड करो। तो बात एक ही है, वो nth टर्म ही आपसे सॉल्व करवा रहा है, तो आपको उसकी nth टर्म सॉल्व करनी है। ठीक है। इफ देयर आर m टर्म्स, एक और तरीके से, इफ देयर आर m टर्म्स इन एन एपी, देन am उसकी mth टर्म होगी और लास्ट टर्म होगी। उस केस में द लास्ट टर्म विच इज समटाइम कॉल्ड एज l, mth टर्म, m टर्म्स होंगी, लास्ट टर्म को कभी कभी l से लिख दिया जाता है, ये l है इस तरह से, ये जो 1 नहीं है ये l है, l मींस लास्ट टर्म। तो कभी कभी इस तरह से भी डिनोट कर लिया जाता है, जैसे हम लास्ट टर्म को या nth टर्म को कैसे लिख रहे थे, nth टर्म को हम कैसे लिख रहे हैं, हम tn से भी लिख रहे हैं, अगर हमारा दिल करे तो an से भी लिख लेते हैं, और वही कह रहा है कि l से भी लिख सकते हैं अगर ये लास्ट टर्म है तो, लास्ट टर्म है तो जिससे भी डिनोट करने का दिल करे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम एक आदत बना लेंगे और उसी को ही आगे मेंटेन रखेंगे। पर ड्यूरिंग आवर डिस्कशन अगर tn लिखा जाए तब भी आप समझ जाइएगा कि nth टर्म की बात हो रही है, an लिखा जाए तब भी समझ जाइएगा कि ये nth टर्म की ही बात हो रही है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फिलहाल हम, क्योंकि अपना सेकंड टर्म के लिए रिवीजन चल रहा है हमारा, और उसमें हमने आपके साथ एक ही प्रॉमिस किया था कि आपके सारे का सारा जो पोर्शन है विद डिटेल, लेकिन एज फास्ट एज वी कैन, विल बी डन हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो इसी प्लेटफॉर्म पे हम इस रिवीजन को करेंगे, और आपकी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाए, नहीं आता है तो भी आ जाए, और यहां करने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलकर अपनी रिवीजन को अंजाम तक पहुंचाएंगे, आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेहनत आपको भी करनी है, बिल्कुल बराबर, हैंड इन हैंड। कुछ हिस्सा हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, रिवीजन है, स्पून फीडिंग नहीं है, तो कुछ हिस्सा हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, और ऐसे ही अपना काम आगे चलेगा। तो देखते हैं, जहां आपको डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो हम करेंगे, जहां सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आएंगे वो आप पे छोड़ के रिक्वेस्ट के साथ कि आप करेंगे, और आगे हम बढ़ते जाएंगे, इसी से अपना टाइम बचेगा। ठीक है, तो हम अपना टाइम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लगाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर लगाएंगे। लीजिए, ये सबसे आसान क्वेश्चंस में एक है, बहुत ही आसान है लेकिन शुरुआत है। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम इजी वन। फॉर द एपी, अब ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट द फर्स्ट टर्म, यानी ए बताइए। तो ए तो भाई जो शुरू में होगा वो ए ही होगा, है ना। तो ए हो गया 3/2, इसमें तो कोई मुश्किल की बात नहीं, ये लिख लीजिएगा आप। कॉमन डिफरेंस बताइए। अब कॉमन डिफरेंस तो सबसे पहले इन्होंने तो लिख दिया, लेकिन हम ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहते, हम पहले ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये एपी है या नहीं है। ओके, तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पहले आप इसे कंफर्म कीजिए। तो आप कैसे चलना चाहिए आपको, हियर क्या, ए वन उसने दिया है 3/2, A2 दिया है 1/2, A3 थर्ड टर्म दिया है -1/2, फोर्थ टर्म दिया है -3/2। चलिए, जो भी उसने दिया है हमने लिख लिया। इसके बाद हम फाइंड करने के मूड में आ गए, A2 -A1। A2 बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। 1/2 में से 3/2 माइनस किया तो माइनस का 1 आएगा, ध्यान से गलती नहीं करनी। इसी तरह A3 में से A2 को माइनस करना है, तो A3 क्या है, -1/2, इसमें से माइनस क्या करना है, 1/2। सॉल्व किया तो ये भी -1 आ गया, कोई बात नहीं। A4 को देखा, A3 माइनस किया, A4 कितना है, -3/2, फिर माइनस करेंगे क्या, -1/2। ध्यान रखना है, कभी माइनस और प्लस में गलती कर जाए, तो ये एक्चुअल में -3/2 + 1/2 हो गया, सॉल्व करने पर -1 आ गया। तो जैसे ही हमने देखा कि ये सब वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि यस इट इज एन एपी। भले उसने नहीं पूछा हमसे, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, लेकिन अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि घर बैठे हो, घर बैठ के आप इसे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िए, पूरा मेथड इस्तेमाल कीजिए, तो यस इट इज एन एपी।
इट इज एन एपी। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें कंफर्म करना होगा, तो आप अपनी आदत ही बना लीजिए। इट इज एन एपी, ये एक एपी है। अब अगर एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, क्वेश्चन उसने पूछा था ए क्या है, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो मतलब शुरुआत वाली टर्म, पहली टर्म तो दिख ही रही है अपने को, क्या है वो 3/2। और डी, डी क्या है उसका, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी, ये क्या है, तो वो हमने अभी जो फाइंड किया है, कैसे निकाला जाता था, a2 माइनस ए वन या a3 माइनस ए टू या a4 माइनस ए3, कोई भी आप एक ले लो, तो उसका आंसर क्या है, -1। ये दो लिख के आप आंसर लिख के अपने क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आसान टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही इजी टॉपिक है अगर इसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया तो। अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए तो डिफिकल्ट टॉपिक बन जाएगा। तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरी तरह से हर डिटेल यहीं पे हम दे के चलेंगे ताकि आपको कोई डाउट आए ही नहीं। ठीक है, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास अब एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया। इसमें जहां आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं आप बता दीजिएगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट लग रहे होंगे तो हम खुद करेंगे, लेकिन मेथड हम आपके साथ बचा चुके हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। एपी कौन बना रहे हैं, तो हमने तो आपको पहले से आदत यही बनवाई है कि आपको चेक करना है, कैसे करना है, मेथड क्या है, a2 माइनस ए1, a3 माइनस ए2, a4 माइनस ए3, इन चारों टर्म्स में a3 कैलकुलेशन करनी है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे, ये एक एपी है, नहीं तो नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये फॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकालनी है, यानी इसके बाद क्या आएगा, अगर ये एपी है तो, और उसके बाद क्या आएगा ये भी निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें डी, अगर एपी है तो डी सेम होगा, डी निकाला होगा आपने, वो ऐड कर देना, वो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट काम करना कोई मुश्किल नहीं है, जो भी आपने डी कैलकुलेट किया होगा वो 2 बार ऐड करके नेक्स्ट 2 टर्म निकाल देना, ये अपना काम है अभी तक। तो पूरे एग्जाम्पल 2 में सिर्फ इतना ही करना है। सबसे पहले क्या करना है कि ये एपी है या नहीं है, वो कैसे कर रहा है, a2 माइनस ए1, पहले क्वेश्चन के लिए, पहले पार्ट के लिए हम करने जा रहे हैं 10 माइनस 4, कितना आ गया 6। ठीक है, a3 माइनस ए2, बच्चों की तरह चलिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए, जैसे ही आप एक बार कर लेंगे, 10 माइनस कर दिया 16 में से तो आ गया 6। ओके, a4 माइनस ए3 तो आ गया 22 माइनस 16, ये भी आ गया 6। तो चलिए मुबारक हो, ये सारे बराबर हैं, कांस्टेंट सेम है, सेम आने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एपी। चलो ये तो हो गया, अच्छी बात हो गई। अब एपी फॉर्म कर रहे हैं तो क्या करें, तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स भी फाइंड करनी है। नेक्स्ट 2 टर्म कैसे फाइंड होंगी, +6 +6 +6, यही तो करना पड़ेगा, क्योंकि डी कितना कैलकुलेट हुआ, ये डी तो कैलकुलेट किया आपने, ये डी तो है, ये डी है, हर बार डी है। ये अगर सेम आ रहा है तो एपी है, सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। तो डिफरेंस हमने जो कैलकुलेट किया वो सेम आ गया, इसका मतलब है यही आगे ऐड कर दिया जाए। तो 22 में कितना ऐड करना है, 6, डी कितना है 6, तो 22 में 6 ऐड करते ही क्या बन जाएगा 28, और 6 और ऐड किया तो कितना बन जाएगा 34। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने और बतानी थी, वो भी बता दी। अब ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने हर पार्ट को कंप्लीट करना है। तो आपसे हमने शुरू में क्या रिक्वेस्ट की थी कि कुछ काम आप करेंगे और कुछ काम हम करेंगे, ऐसे ही कहा था ना। तो एक आध काम आपने करना है, फटाफट फटाफट, बाकी जो है इसको आप चेक करते जाइए। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपने होमवर्क के तौर पे ले लेना है। इसी तरह से एक और हम कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट जो होगा उसे आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिएगा। जो भी आप कहें वो, चलो ये भी होमवर्क दे दें, ठीक है, ये भी होमवर्क दे दिया, ये भी होमवर्क दे दिया, इसको हम करें, चलो इसको हम करते हैं। अब यहां पे बड़ी सारी टर्म्स दी हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1,
तो क्या ये बराबर आ रहा है? नो, बराबर ही नहीं आ रहा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो आप क्या कहेंगे? नो, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो आगे की टर्म निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये मत सोचना कि भाई ये 3 बार इक्का लिखा, 3 बार दुक्का लिखा, 3 बार तिक्का लिखा तो चलो 3 बार चौका होगा। नो, प्लीज डोंट फाइंड लाइक दैट। अगर ये एपी है तो करना है, एपी नहीं है तो नहीं करना। प्लीज डोंट डू, ये 3 चौके मत मार देना, सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अपना दिमाग यहां पे नहीं लगाना। अगर एपी है तो दिमाग लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करेंगे। फिर भी कोई डाउट आएगा कन्वे कीजिएगा, वी विल डू दैट फॉर यू। अब अपने पास एग्जाम्पल हो गए खत्म। एक्सरसाइज में एंटर कर गए। एक्सरसाइज कौन सी है? 5.1। आपकी बुक एनसीईआरटी को हम बिल्कुल बाइबल की तरह फॉलो कर रहे हैं। जो भी उसके अंदर आएगा उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे अगेन विद द सेम थिंग के रिवीजन है तो कुछ पार्ट हम करेंगे, कुछ पार्ट आप करेंगे। जहां भी लगेगा कि डिफरेंस है इसको हम कर देंगे, जहां पे लगेगा सिमिलर सा है और आप कर सकते हैं, आप पे हमें पूरा भरोसा है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को करना है कि जो हिस्सा थोड़ा सा डिफरेंट होगा या कुछ उसमें बताने लायक चीज होगी तो उसको हम करेंगे, और जहां आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं आप अपने आप उस काम को ले लीजिएगा हमसे आगे बढ़ के। ठीक है, तो ये अपने पास है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको पहले तो ये बताना है भैया कौन कौन सी कंडीशन में ये एपी बनने वाली है। ठीक है, यस नो का आंसर हो गया। और अगर यस नो हो गया तो उसके बाद उसका कारण भी बताना है। ऐसे नहीं कि तुक्के से बता दिया हो गया ठीक भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। यस नो बोल दिया कुछ तो ठीक होगा, नो ऐसे नहीं। कारण भी बताना है कि क्यों। तो कारण कैसे बताएंगे? कारण ऐसे बताएंगे कि A3 माइनस A2 या A3 A2 माइनस A1 या कोई भी ऐसे ही। तो इसको हम करने के लिए कहते हैं कि AK प्लस 1 माइनस AK, ये आपका कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए अगर हमें nth टर्म पता लग जाए तो। ठीक है, तो जो भी अपने पास केस बनेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट आ रहा होगा तो हम कहेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, इस तरह से। तो ये जो अभी हमने एग्जाम्पल्स में सीखा था बिल्कुल वही लॉजिक इसमें लगेगा। अब ये 4 सिचुएशन हमें दे रखी हैं और शुरुआत करते हैं सिचुएशन बाय सिचुएशन और देखते हैं कि इसमें कहां हमारी जरूरत है, कहां आप कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, अगर आप स्कूटर में चढ़े, ऑटो में चढ़े, टैक्सी में चढ़े और आपने कहा कि मुझे लेके चलो भाई यहां से एक डिपार्टमेंटल स्टोर में या एक मॉल में, ठीक है, तो आपने जैसे ही ऑटो में चढ़े तो 15 रुपए आपके लग गए। भैया पहला 15 रुपए तो आपको पहले ही किलोमीटर में लग गया। अभी आप चढ़ के 2 मीटर के बाद उतर जाओ तो भी 15 रुपए लगेंगे। तो पहले किलोमीटर तक आपको 15 रुपए लगेंगे, ऐसा उसने बताया। तो इसका एक डायग्राम सा बना सकते हैं कि चलो भाई ये पहला किलोमीटर है, फिर ये दूसरा एक और किलोमीटर है, फिर ये एक और किलोमीटर है, ये एक और किलोमीटर है। ऐसे करके हम समझने की कोशिश करते हैं ये कहना क्या चाहता है। जब तक क्वेश्चन समझ ना आए तब तक आप उसे आराम से डायग्राम बना बना के चलिए। जैसे ही आपका दिमाग डायग्राम बनाना शुरू करेगा आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत है, आराम से चलिए। जैसे ही दिमाग आपको इशारा करेगा आप दौड़िएगा। दौड़ने का काम बाद में, पहले नहीं दौड़ना। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15, तो पहले किलोमीटर में तो आपको 15 रुपए देने हैं और उसके बाद क्या करना है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो 8 रुपए आपको इस किलोमीटर पे देने हैं, 8 रुपए आपको इस किलोमीटर पे देने हैं, 8 रुपए आपको इस देने हैं, 8 इस पे देने हैं।
तो अब आप ये सोचे कि भैया अगर मैं 1 किलोमीटर की यात्रा करता हूं, है ना, फर्स्ट किलोमीटर, 1 ही किलोमीटर की यात्रा करी आपने, 1 किलोमीटर की यात्रा की, तो आपको कितने रुपए देने पड़े? 15 रुपए देने पड़े। आपने अगर 2 किलोमीटर की यात्रा की तो आपको कितना देना पड़ा? ध्यान से देखिएगा, तो 15 रुपए तो देने ही देने हैं, 8 रुपए और देने हैं, 8 रुपीज और देने हैं, तो कितने हो गए? 23 रुपीज हो गए। अगर आपने 3 किलोमीटर की जर्नी कर डाली तो आपको कितना देना है? ध्यान से देखिए यहां तक, तो 8 और ऐड हो गया, यानी कि ये था 15 प्लस 8 हुआ था, यहां पर क्या हो गया? 31 हो गया, यानी कि 15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 हो गया, ये 2D। याद आ रहा है? ए प्लस डी, अगर यहां देखें ए प्लस डी, ए प्लस 2D, बिल्कुल उसके साथ कंपेयर करते जाओ। अगर 4th किलोमीटर भी आपने ट्रेवल कर लिया तो आपके पास हो जाएगा 39, यानी कि 15 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी, तो ए डी मतलब 8, ए प्लस 3D, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहां पर अपने को लग रहा है कि ये एक एपी बन रही है। हमें क्या वेरीफाई करना था? हर सिचुएशन में क्या वेरीफाई करना था कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन भी रहा है कि नहीं। तो आपने देखा कि हाँ यार, बन तो रहा है। वाई का आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल गया। क्या मिला? कि बिकॉज डिफरेंस बिटवीन A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऑल आर सेम एज 8। सभी में 8 8 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सीक्वेंस क्या बन गई आपकी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो प्रोग्रेशन क्या बन गई? 15, 23, 31 एंड 39, ऐसे ही तो बना ना। तो ये प्रोग्रेशन बनी। अब ये प्रोग्रेशन एपी है कि नहीं है, तो आपने चेक किया। चेक कैसे किया? A2 माइनस A1, यहां भी 8 आ गया, यहां भी 8 आ गया, यहां भी 8 आ गया, तो इसका मतलब है कि 8 8 8 8 आने का मतलब ये क्या है कि अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो रीजन आपको देना है, रीजन देके चलेंगे तब तो अपना काम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन छोटा है, बड़ा है, लेकिन दिमाग को आप समझा के चले। जैसे ही दिमाग ने समझा लिया, ये सारे क्वेश्चन ओरली आप कर सकते हैं। यस नो तो देखते ही बोला जा सकता है, बाकी लिखने के नंबर है, लिखोगे नंबर मिल जाएंगे बढ़िया से, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे डिमांड करता है समझ की। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining, बची हुई का 3/4 वो निकाल देगा एट ए टाइम। अब मान लेते हैं शुरू में उसके पास 400 है, ऐसे ही कोई भी फिगर ले सकते हैं, बाद में आप इसको 1 लेना चाहो तो 1 से भी ले सकते हैं। मान लो शुरू में इसमें 400 है, इसमें से रिमूव हो गई कितनी? रिमूव करनी है कितनी? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो इसमें कितनी है? 400। 400 का 1/4 ऑफ 400 कितना होगा? 100। 100 आपने माइनस कर देना है किस में से? 400 में से। तो कितना बच गया? 300 बच गया। ये 400 की फिगर हमने अपनी मर्जी से लिया, कोई भी फिगर आप ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझिए। इस तरह के क्वेश्चन को रट के नहीं चलना बिल्कुल भी, एक एक बात को डिस्कस करके समझ के चलना, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन में तभी आप कर पाएंगे जब आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ पाते हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार भी है। तो व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो क्या होगा? यस, बहुत आसान है यहां तक। अब इसका 1/4 और माइनस कर दी, इसका 1/4 ऑफ 300। अब इतना रिमेनिंग कितनी है? अब 300। तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग, तो 300 का 1/4 क्या होता है? 75, 75 और हटा दिया, तो कितना हो गया ये? 225। ओके, तो इस तरह से मैंने 400 से शुरू किया, आप 100 से शुरू कर सकते हो, आप 500 से शुरू कर सकते हो, आप 10,000 से कर सकते हो, कहीं से शुरू करो। ये ऐसे ही एक आर्बिट्ररी सी फिगर ले ली, क्योंकि उन्होंने दे तो रखा नहीं कुछ भी, जो मर्जी है, अपनी मर्जी है, जो मर्जी करो, लेकिन एक ऐसा फिगर लो जो 4 से डिवाइड हो जाए आराम से, तो ऐसा अच्छा है ना। तो मैंने 16 से डिवाइड होने वाला पकड़ लिया, ताकि ये थोड़ा सा समझ आ जाए। ओके, चलो, अब 3 वैल्यू तो मैंने लिख ली,
अगर मैंने और बड़ी वैल्यू ली होती, 1600 ली होती, तो फिर इस तरह से वैल्यू मिल जाती और ज्यादा मिल जाती। लेकिन इतने से भी अपना काम चल रहा है। हमने क्या सपोज किया, लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ गैस या एयर इन द सिलेंडर इज 400 यूनिट्स। अब वो यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक मीटर है, वट एवर, जो भी यूनिट हो वो क्यूबिक यूनिट में चलेगा, तो हमने उतना उसको ले लिया। अब क्या हुआ, ये टर्म नंबर 1 हो गई हमारी, A1 400, A2 कितना हुआ 300, A3 कितना हुआ 225। ओके, हम चाहते हैं चेक करना कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए क्या करना होता है, A2 माइनस A1, ये सबसे पहला काम है। तो हमने क्या किया, 400 माइनस 300 कितना आ गया 100। ओके, संभाल के रखिए। फिर हम क्या करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, कितना आ गया A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना है भाई A3 225, और यहां माइनस का 300 माइनस 400 करना था, माइनस का 100 आना था भाई, है ना, माइनस का 100। और इसी तरह से A3 माइनस A2 225 में से 300 माइनस करेंगे तो आ गया माइनस 75। ठीक है, कॉन्सेप्ट में पक्की तरह से लेके चलना है। A2 क्या था, A2 था 300, A1 क्या था 400, तो A3 यानी तो कम या ज्यादा में से नहीं देखना, बाद वाली में से पहले को माइनस करना, हमेशा ये रूल चलेगा। तो भले ये नेगेटिव आया पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस 100 और यहां पर क्या आया माइनस 75। क्या ये दोनों सेम है, नो 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 नो। तो आप कह रहे हैं नो, इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये एपी नहीं है। बात खत्म, और आप बेहतर जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्लियर हो गया कि ये एपी नहीं है, तो फिर रीजन देने की जरूरत ही नहीं है, रीजन तो हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो पहले मीटर के लिए तो आपको 150 देने हैं, ठीक है। उसके बाद एंड राइजेस बाय 50 आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, तो हर बार 50-50 ऐड होते जाएंगे, 50-50 ऐड होते जाएंगे, 50-50 ऐड होते जाएंगे। तो अपने आप वही वाला क्वेश्चन बन गया, ऑटो वाला, टैक्सी वाला। तो पहली टर्म आ गई 150, उसके बाद 50 ऐड हुआ तो बन गया 200, फिर उसके बाद 50 और ऐड हो गया तो 250, 50 और ऐड हो गया तो बन गया 300। तो ये हमारे पास बन गई एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन बन गई। अब ये एपी है या नहीं है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि A2 माइनस A1 ये भी 50 आएगा, A3 माइनस A2 ये भी 50 आएगा, A4 माइनस A3 ये भी 50 आएगा। तो आप कहेंगे बिकॉज डिफरेंस इज सेम, D इज सेम एज 50, सो इट इज एन एपी। ये एपी है, ये बात आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी राइट, नोट करते जाइए। तो जहां ऐसा लगता है कि सिमिलर है, वहां थोड़ा सा स्पीड से चल लेंगे विद द बिलीव कि आप उसे खुद आराम से कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 4, इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जहां इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे एक आपके पास फार्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर आप याद रखें तो अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला रहता है P1 + R/100 प्रेस पर टाइम। और अगर इसको यहां पर देखें इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो ये टी का मतलब टाइम इंटरवल कितने हैं। अगर ईयरली पर एनम दे रखा है तो पर एनम के हिसाब से हम इसे काउंट करेंगे। चलिए, अब इस फार्मूले का इस्तेमाल
ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यूज किया। तो अमाउंट ऑफ मनी, तो बात हो रही है अमाउंट की, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने लिख दिया यहां पे कि अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल, यानी कि जो पैसा हमने जमा किया शुरुआत में उसे प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या है, प्रिंसिपल क्या है, when 10,000 is deposited, तो प्रिंसिपल हो गया 10,000। आराम आराम से चलना है, कोई जल्दी नहीं करनी। रेट क्या दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ, 8% पर एनम, हर साल 8 रुपए मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी। फिर मान लो टाइम 1 साल है तो क्या होगा, 2 साल है तो क्या होगा, 3 साल है तो क्या होगा, 4 साल है तो क्या होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेके आप खुद कैलकुलेट करते जाओ अमाउंट को। तो आप मान लीजिए टाइम लिया आपने, टाइम ले लिया 1 ईयर, तो अमाउंट नंबर 1 का कैलकुलेशन हम करेंगे। तो प्रिंसिपल हो गया 10,000, 1 प्लस 8/100 रेस्ट पावर 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज्यादा ना सही, 100 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 1.08 आ जाएगा, 1.08 की पावर 1 आ गई। इसी तरह से अगर टाइम की वैल्यू, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 में अगर टाइम की वैल्यू 2 इयर्स कर दी जाए तो अमाउंट क्या, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अमाउंट नंबर 2 10,000, 1 प्लस 8/100 रेस्ट पावर टाइम हो गया 2 इयर्स। तो फार्मूले के हिसाब से आया 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.08 रेस्ट पावर 2 हो गया। इसी तरह से थर्ड ईयर में अगर टाइम को हम 3 इयर्स ले रहे हैं तो A3 क्या आ जाएगा, 10,000 1 प्लस 8/100 रेस्ट पावर 3, तो ये आ गया 10,000 1.08 पावर 3। अब आप देखिए कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये सेम आएगा, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। अगर इतना ही बराबर नहीं आया तो ये AP नहीं बनने वाली। सो आप लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 implies it is not an AP। अगर AP नहीं है, और Y का रीजन तो आपने दे दिया ना, ये रीजन तो है, ये रीजन ही है, तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो इस तरह से आपको रीजनिंग करनी है प्रॉपर। बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए, अगर पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज कर लिए तो बहुत ही मजा आने वाला है, और हर काम हर क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। टोटल डिस्कशन आपके साथ चल रही है, कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी तरह से। जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, यही रूल है हमारा, कुछ नहीं, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जल्दी का मतलब दूसरों से जल्दी, बाकी सब अभी घर में बैठ के सोच रहे होंगे कि हम प्रिपरेशन शुरू करें, आपकी प्रिपरेशन शुरू होके और खत्म भी हो जाएगी बहुत फास्ट। बस बने रहिए और इसी तरह से रिस्पॉन्स करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। अब ये AP है ऐसा उन्होंने डिक्लेयर पहले ही कर दिया, और उसकी फर्स्ट टर्म दे दी और कॉमन डिफरेंस दे दिया। तो अब आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये AP है या नहीं है, AP है भाई, तो पहला काम तो आपका रिजॉल्व हो गया। अब अपने को A और D दे दिया, और आपको क्या चाहिए, फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि A1 आपको चाहिए, A2 आपको चाहिए, A3 आपको चाहिए, और A4 भी आपको चाहिए। अब अगर आप याद करें कि हमारे पास फार्मूला क्या था, A1 का मतलब होता है A खुद, A2 का मतलब होता है A प्लस D, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, और A4 का मतलब होता है A प्लस 3D। ओके, क्योंकि हमने फार्मूला एक सीखा था AN, क्या होता था वो,
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बिल्कुल रट लीजिए, ध्यान से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। ये फार्मूला आपको अभी पता लगे बाद में पता लगे, काम तो आना है आपके, तो आप इसको दिमाग में जरूर रख लीजिए, भले यूज करिए ना करिए, फिलहाल इन क्वेश्चन के लिए उसकी जरूरत नहीं है, सिंपली हो जाएगा। तो a यानी कि पहली टर्म हमारे पास सीधी सीधी आ गई 10, तो ये हो गया 10। a प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, यहां पे सेकेंड टर्म भी आ गई 20। इसी तरह थर्ड टर्म क्या है 10 प्लस ट्वाइस ऑफ 10 यानी कि 10 प्लस 20 यानी कि 30, ये 30 आ गई। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 यानी कि 10 प्लस 30 यानी आ गया आपके पास 40, ये आ गई 40। तो आपको कितनी टर्म्स निकालनी है भाई, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहली टर्म क्या आई 10, दूसरी आई 20, तीसरी आई 30 और नेक्स्ट आई 40। ये लिख के आपने अपना आंसर मार्क करके काम को खत्म कर देना है, और सिमिलरली बाकी सब में भी करना है। तो ये सारे विद ड्यू रिस्पेक्ट आप होमवर्क में करेंगे, फिर भी कोई डाउट आएगा तो हम आपके साथ उसे डिस्कस करेंगे। जस्ट आप कन्वे कर देना कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। करने का मेथड बिल्कुल यही है जैसे लिखा है, A1 A2 A3 A4 लिखो, A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D, ये कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा, वो आंसर मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। हर पार्ट में आपने यही करना है। रिवीजन आपकी चल रही है तो काम भी आपको करना होगा। प्लीज डू and then let us move to next question. Question number 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है फिर चेक करते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज, यानी कि एपी तो है, एपी तो ये है, उसने पहले ही कह दिया, इसलिए अपने को चेक नहीं करना। तो इस तरह से ये बातें पढ़नी जरूर है, लिख क्या रहा है। अगर एपी नहीं है तो प्रूव भी करनी पड़ती है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अभी हमारे को पहले दे दिया कि उसने एपी है, तो प्रूव के चक्कर में नहीं पड़ना। राइट द फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपको निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, डी आपको निकालना है। ए निकालना है, डी निकालना है, ठीक है भाई, ओके। कैसे निकालेंगे, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो भाई देखने से ही पता लग गया ये तो 3 है। डी कैसे निकाला जाता है, असली खेल सारा डी में छुपा हुआ। तो डी इज A2 माइनस A1, A2 1 है और A1 क्या है 3 है। सॉल्व किया तो आया -2। वैसे तो आंसर आ जाना चाहिए लॉजिकली, तो इन्होंने खुद ही कह रखा है कि ये AP है, तो भाई आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर उसने दे रखा है तो। लेकिन फिर भी चलो अभी घर में बैठे हैं, चेक कर लेते हैं कि वाकई में AP है या नहीं है। तो हम थोड़े से और जनरस बनते हैं यहाँ पे घर के हिसाब से, तो हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि A3 माइनस A2 क्या वो भी वही आ रहा है। तो A3 हमारे पास है -1 और ये है 1, आंसर आया -2। यस, एक और कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 -3 माइनस ऑफ -1 -3 प्लस 1 -2, ये भी बात सही है। तो यहां पे वेरीफाई भी हो गया कि ये एपी है। यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन आए और वो सीधा सीधा लिखता है कि ये एपी है, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतने से ही काम चल जाना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली उसने पहले कह दिया एपी है, तो दिस माइनस दिस उसको डी आना चाहिए। या तो उसने फिर क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्योंकि वो कई बार रीचेक होते हैं, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट विद ड्यू रिक्वेस्ट कि ये आपके होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे, ए और डी को फाइंड करेंगे जैसा हमने किया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खूब सारे क्वेश्चंस आ गए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब इसमें चलो हम बिलीव कर लेते हैं कि एपी नहीं है, एपी भी चेक करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आपको इनमें क्या क्या चेक करना है, एपी है कि नहीं है ये भी चेक करना है, और एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये एपी नहीं भी होंगी, इसमें
तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोग्रेशंस तो है ये, इसलिए इस शब्द को मैं हटा रहा हूं अपने हिसाब से। आप इसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए कि ये सिर्फ प्रोग्रेशंस हैं, ये सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंस आप शब्द यहां पर लिख लें कि ये सिर्फ सीक्वेंस है, ये सिर्फ प्रोग्रेशन है और इसको हमने चेक करना है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे पहले चेक कीजिए कि ये एपी है या नहीं है, वेदर इट इज एपी और नॉट। ओके, तो ये काम आपने करना है। जब ये एपी होगी तो इसका ए और डी आपने निकालना है। अगर एपी नहीं है तो ए और डी का चक्कर नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कैसे करना होता है? तो जो भी दिया है आप उसकी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालिए। इतना काम आप देख लीजिए। अगर ये सब सेम आ जाए तो ये एपी है, और अगर सेम ना आए तो एपी नहीं है, बस। और अगर सेम आ जाए तो ए और डी निकालने में कोई बुराई नहीं। ए तो दे ही रखा होगा पहले, और डी आपने ये फाइंड जो किया था ये डी है, तो आंसर भी आ गया। तो इसलिए कोई लंबी कह सकते हैं कि काम नहीं है, बड़े आराम से इस काम को हम कर सकते हैं, इंतजाम हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, इनमें से कुछ करते हैं, बाकी हटा दिए। जैसे ही आपको लगे कि आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, आप बढ़ के इस काम को अपने हाथ में ले लीजिएगा। अब यहां पे 4 माइनस 2 क्या आया? 2। 8 माइनस 4 क्या आया? 4। क्या तो पहले ही सेम नहीं आया? नॉट सेम। इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी। तो इसीलिए मैंने आपसे ये शब्द हटवाया था, क्योंकि हमें पता था कि यहां पे कुछ ऐसे ही होने वाला है, चमत्कार। ठीक है, तो आप बिलीव ना करें कि ये एपी है, बस यही रिक्वेस्ट मैंने की थी। आप खुद इसे वेरीफाई करें, कहते पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहां पे पहले इस्तेमाल कीजिए, पहले आप इसको वेरीफाई कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो ये एपी नहीं है तो फिर इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के चक्कर में नहीं पड़ना। अब इसको देख लेते हैं। 5/2 माइनस 2 कितना आ गया? 5/2 होता है 2.5, 2.5 में से 2 माइनस होने पर आधा बच जाता है, हाफ। इसी तरह से 3 माइनस 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 3 में से 2.5 माइनस होने पर आधा बच जाता है, बात सही कह रहा है। और 7/2 होता है 3.5, 3.5 में से 3 माइनस कर दिया तो भी आधा ही बचता है। तो ये तो सेम आ गया, सेम आ गया, तो मुबारक हो, ये एपी है। इट इज एन एपी। अगर ये एपी है तो खुश हो जाइए। लेकिन अब और क्या निकालना है? ए निकालना है। ए क्या है इसका? 2। और डी क्या है? यही 1/2 जो आपने अभी निकाला है। ये जो फाइंड किया था ना आपने, ये आपने डी ही तो फाइंड किया था, तो बस लिखना ही तो रहता है। तो ए यानी पहली टर्म यहां से देख के लिखनी है और डी आपने यहां से देख के लिखना है। तो काम ऑलरेडी हो रखा है, बस अपने को फटाफट करते जाना है। तो यस, इट इज एन एपी। ये काम हमने कर दिया। क्लियर हो गया? एक दो और कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आने लगा है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको चेक करते हैं। -3.2 माइनस -1.2, -3.2 माइनस -1/2। ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कोई गड़बड़ ना होने पाए। अब माइनस माइनस प्लस कर दिया, नेगेटिव आंसर आएगा। 3.2 में से 1.2 माइनस करना है, कितना आ जाएगा? वेरी गुड। तो 2.0 लिखो या 2 लिखो, बात एक ही है। तो ये 2 आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास है -5.2, इसमें से माइनस करेंगे हम -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2। सॉल्व करेंगे, नेगेटिव आंसर आएगा, फिर आ गया 2। तो हमें कुछ कुछ अच्छा लगने लगा, क्योंकि इसकी दिशा बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, ऐसा हमें लगने लगा है। फिर भी पूरा ही काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। -2, चलिए सारे सेम आ गए। इसका मतलब यस, इट इज एन एपी। यस, इट इज एन एपी, यस। और फर्स्ट टर्म क्या है? -1.2, और कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। तो ए अपने पास आ गया -1.2,
डी अपने पास आ गया -2। ये आपका आंसर हो गया और ये तब आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। डन, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं। यहां पर -6 -10, अब तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, तो हमसे भी फास्ट करते जाइए अपने आप। -6 + 10 आपके पास आ गया 4। ओके, -2 -6, -2 + 6 आपके पास आ गया 4। 2 -2, 2 + 2 आपके पास आ गया 4। सब बराबर है, इसका मतलब यस इट इज एन एपी। ए क्या है -10, डी क्या है +4, ये लिखा, आंसर और काम खत्म। इस तरह से आप बिल्कुल प्यार से स्पीड से ये काम करते जाएंगे एंड एक के बाद एक आंसर निकालते जाएंगे। अब जैसे ही रूट आता है अपने को क्या है, चक्कर आने लगते हैं, ऐसे ही है ना? आपको नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन जनरली आने लगते हैं। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। 3 + √2 ये सेकेंड टर्म है, इसमें से पहली टर्म यानी कि 3 को माइनस करने पर बच गया √2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 3 + 2√2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पिछली टर्म 3 + √2। आराम से चलिए, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 2√2 में से √2 माइनस हुआ तो √2 बच गया। दो बार √2 है, एक बार √2 माइनस हुआ तो एक बार बच जाएगा। इसी तरह से अगली टर्म है 3 + 3√2, नेक्स्ट टर्म ये वाली 3 + 3√2, इसमें से माइनस क्या करना है, ये पिछली टर्म 3 + 2√2, ब्रैकेट लगा के चलिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। तो 3 में से ये 3 चला जाएगा, कट गया, कैंसिल हो गया। 3√2 में से 2√2 माइनस हुए तो बच गया √2। तो इसको ऐसे बोला जाता है जैसे 3 मीटर में से ये 2 मीटर माइनस हो जाए तो क्या बच जाता है, 1 मीटर बचता है ना। तो ये मीटर का मतलब √2 समझ लो यहाँ पे। तो 3 मीटर में से 2 मीटर गया 1 मीटर, 3 रुपए में से 2 रुपया गया 3 लीटर में से 2 लीटर गया 1। तो √2 का मतलब सिंपल इतना सही है और कुछ नहीं, तो √2 आता चला जाएगा। 3 √2 में से 2 √2 माइनस हुआ तो √2 बच जाएगा। तो वेरी वेरी सिंपल, इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपने देखा कि सेम आ गया तो मुबारक हो। ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3, डी की वैल्यू √2 और ये आंसर हो गया, काम हो गया खत्म। Now we can say that we have understood this concept। तो अब जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपसे क्या रिक्वेस्ट की जाती है, बिल्कुल सही समझे कि ये जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको आपने करना है बिल्कुल ईमानदारी से, वैसे ही जैसे अभी हमने किया है। तो ये वाले जो सारे पार्ट्स हैं ये सब आप खुद करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ एक लास्ट पार्ट मैं करके आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि वो बड़ा मजेदार है। इसमें अगर आपने इसे मिसप्रिंटिंग समझ लिया तो गलती हो जाएगी। ये क्या है देखो, ध्यान से देखते हैं। लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी पार्ट आप करेंगे, फिर भी कोई डाउट आता है तो अपन उसको देखेंगे। इसमें एक बड़ी खास बात है, यहां सब तो स्क्वायर में लिखा हुआ, यहां भी स्क्वायर में लिखा, यहां भी स्क्वायर लिखा और यहां स्क्वायर नहीं लिखा। तो पहले तो अपने दिमाग में क्या आता है कि यार ये कहीं ऐसा नहीं मिसप्रिंटिंग हो। अगर मिसप्रिंटिंग सपोज कर लिया, मान लेते हैं आपने, तो आप कहोगे जी ये एपी नहीं है और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इसको मिसप्रिंटिंग मानने की मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना प्लीज। तो ये इसलिए बताना जरूरी हो गया कि कहीं गलती से गलती ना हो जाए। तो अब ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये सेकेंड टर्म 5 का स्क्वायर 25, ये सेकेंड टर्म आ गई। फिर उसके बाद थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर कितना है 49 और ये 73 एज इट इज। ये 7 का क्यूब मत कर देना या कोई और लगाने की कोशिश मत करना, जो लिखा है वही लिखा है। अब 1 यानी फर्स्ट टर्म, 25 यानी कि सेकेंड टर्म, 49 यानी कि थर्ड टर्म, 73 यानी कि फोर्थ टर्म। अभी हमें नहीं पता कि ये एपी है कि नहीं है, अपने को नहीं पता। आप इसे सपोज करके चलें कि ये भैया सीक्वेंस तो है, लेकिन अब ये एपी है नहीं है अपने को यही पता। तो A2 - A1 वही वाला अपना मंत्र यूज करो। मंत्र क्या कहता है, 25 - 1 कितना आ गया 24। ओके, A3 - A2 इसे यूज करो। A3 कितना है 49, A2 कितना है, A2 है
25 सॉल्व किया, फिर 24 आ गया। A4 अपने पास, उसमें से माइनस करेंगे A3, A4 है हमारे पास 73, A3 है हमारे पास 49, सॉल्व किया, फिर 24, देखा सेम आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब यस इट इज एन एपी। तो जो देखने में बड़ी अजीब सी लग रही थी वो एपी है। तो ये गलती हो जाती अगर आप उसको नजरअंदाज करते। तो प्लीज डोंट डू लाइक दैट। उस तरह की कोई गलती आपने, उस तरह का कोई ब्लंडर, उस तरह की कोई सिली मिस्टेक आपने नहीं करनी। सिली क्या, कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या आ गई, आप यहां से देख सकते हैं, वन स्क्वायर 1 ही होता है, और डी आपने क्या फाइंड किया है, ये रहा 24। ये आपका आंसर आ गया। फाइनली इतना लिख के आपने क्वेश्चन को क्लोज करना है। तो ऐसे ही जो रिमेनिंग पार्ट आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं उनके साथ भी आपने ऐसे ही करना है भाई। और जब आपका सारा हो जाए यहां लिख देना है कि यस वी हैव डन इट, और कोई डाउट है तो उसके बारे में मार्क कर देना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा साथ साथ। अब nth टर्म ऑफ एन एपी, इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या फार्मूला था nth टर्म ऑफ एन एपी का? यस प्लीज गिव द रिस्पॉन्स। nth टर्म टी एन लिखिए, ए एन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला यही है, फार्मूला यही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहां फार्मूले के हिसाब से अगर हम बढ़ते हैं तो हमें उसने क्या कहा है, फाइंड द 10th टर्म। 10th यानी कि n की वैल्यू 10 हमें दे दी। इसी लाइन में 1 2 3 करते हुए अगर हम बढ़ते जाएं तो 10वीं कुर्सी पर कौन बैठा है, 10वीं कुर्सी पर कौन बैठा है ये हमें बताना है। ठीक है, 10th टर्म फार्मूले के हिसाब से T10, ए क्या है, यहां से आप देखो ए क्या है 2 प्लस एन, एन यानी 10 माइनस 1, डी क्या आएगा, डी अब आप इतनी बार फाइंड कर चुके हैं, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 5, तो डी हो गया 5। इसको सॉल्व कीजिए। अब हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, जब स्पीड बढ़ेगी तभी आपकी रिवीजन फास्ट होगी। तो ये आपके पास 45, तो टोटल मिला के 47, तो यहां पे 10वीं टर्म क्या आ गई आपकी 47, 10th टर्म 47। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। एग्जांपल नंबर 10 कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी राइट, और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। अब देखिए क्वेश्चंस की वैरायटी बदलती जा रही है, तो यहां पे जितने भी एग्जाम्पल करेंगे उन एग्जाम्पल से मिलते जुलते क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करके हमसे मिलेंगे, फिर भी नहीं होगा कोई तो कन्वे कीजिएगा, दैट वी विल डू फॉर यू इन सब्सिक्वेंट सेशन। तो अभी आप समझते जाइए, हर एग्जाम्पल को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके पीछे क्या सोच हो सकती है क्वेश्चन पूछने वाले की वो समझिए। कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए, और फिर भी कोई रह जाए और कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो उसे कन्वे कीजिए, दैट विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 समथिंग समथिंग वट एवर इज 80 -81, माइनस भी है, ध्यान नहीं, इसको छोड़ नहीं देना, माइनस को भूल नहीं जाना। तो अब ये एपी है, ये उसने डिक्लेयर कर दिया है, हम फिर भी मान लेते हैं, आराम से ईमानदारी से चलते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट क्लास आप पहले लिखिए, ए इज 21, डी क्या होता है 18 माइनस 21, यानी कि आपके पास -3, ध्यान से माइनस आ रहा है इसको। अब ये कहता है विच टर्म ऑफ दिस इज दिस। अब अपने को नहीं पता कि ये कौन सी नंबर टर्म है ना, nth टर्म है ये। नाउ nth टर्म
इट इज nth टर्म। ऐसा सपोज कर लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हम ये मान लेते हैं कि इस लाइन में आगे जाते 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 कहीं पर एक कुर्सी रखी हुई है जिसका नंबर है टर्म नंबर n। यहां पर ये -81 आएगा, कहीं आएगा, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। आएगा कि नहीं आएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन सपोज कर लिया गया। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्या सोचा कि लेट -81 बी द nth term of the given AP। nth टर्म है, ठीक है भाई। nth टर्म है तो nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसकी वैल्यू -81 दे रखी है। a की जगह अभी आपने लिखा 21, n नहीं पता, d -3 पता है, इक्वल टू -81। ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। -3 अगर लिखा है तो ब्रैकेट लगा के लिखिएगा। -3 को n से मल्टीप्लाई करते जाइए, खोलते जाइए। 21 -3n माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स -81। अब -3 रहने दो, बाकी इन दोनों को 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो -81 -24 और यहां -3n कितना आ गया भाई? इसको सॉल्व किया तो 105 -0105। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? अब आपने लिखा -3n इज इक्वल टू -105, तो माइनस माइनस कैंसिल, n क्या आ गया? 35। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में आगे जाते 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 35 नंबर कुर्सी जो है, 35 नंबर चेयर जो है, उस पर ये जनाब बैठे हुए हैं। -81 वहां पे है, ठीक है। तो -81 वहां होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 35 नंबर कुर्सी पर, 35 नंबर कुर्सी पर, टर्म नंबर 35, टर्म नंबर 35 इज द आंसर। ओके, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। अब इसके आगे उसने पूछा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या कोई टर्म ऐसी है जो जीरो भी है? अब इसको कैसे वेरीफाई करें? तो इसमें भी वही है कि मान लो nth टर्म जीरो है, यहां से काम शुरू कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे ये क्लियर कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज जीरो। ओके, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी ये जीरो के बराबर आ गया। a क्या है? 21 और n वो तो पता ही नहीं, d -3 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। 21 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, -3n इक्वल टू ये 24 उधर जाके -24 हो गए, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 8। अब आपको एक यहां पर राज की बात बताते हैं ध्यान से। अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ रही है, विच इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि टर्म नंबर नेचुरल नंबर ही होगी ना। टर्म नंबर 5, 10, 20, 30 ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है 2/3, या नेगेटिव नहीं हो सकता कि -7, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ये नेचुरल नंबर आ जाए तो आप कहेंगे कि यस, ये जीरो हमारे पास कहीं ना कहीं इस लाइन में आ रहा है, और ये 8वीं टर्म की तौर पे टर्म नंबर 8 इज 0। लेकिन अगर ये रीजन है, विच इज ए नेचुरल नंबर जो लिखा है ना, विच इज ए नेचुरल नंबर जो लिखा है, ये रीजन है, रीजन। तो आपने रीजन दे दिया कि ये 8th टर्म इज 0।
अगर 8 की जगह मान लो यहां पे आता 8/3, 8/3 तो सॉल्व नहीं किया जा सकता नेचुरल नंबर में, या आ जाता रूट 8, या आ जाता -8, कुछ भी आ जाता, जो नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आ जाता, तो हम कहते कि नो, 0 इज नॉट इन दिस सीक्वेंस, इन दिस एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी, याद रखिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये n नेचुरल नंबर नहीं आता, तो उस समय आपको लिखना होगा क्या, कि दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कमिंग इन द गिवन प्रोग्रेशन या इन द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, उस समय आपको इस नॉलेज का काम आएगा। और आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, एपी डिटरमिन करनी है। एपी का मतलब कम से कम 3 टर्म तो लिखनी है। इसका मतलब ये तो हुआ कि कम से कम 3 टर्म लिखनी है, 4 लिख दो तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी, तो यहां पर A1 A2 A3 लिखना है, और जैसे ही 3 टर्म आप लिख दोगे, ये हमारे पास एपी बन जाएगी, ये रिक्वायर्ड एपी बन जाएगी, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है ये आपको बता दिया गया। अब कैसे लिखना है, कैसे होगा, अंदर क्या है बाहर क्या है, वो सारा अपन देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। थर्ड टर्म, टर्म नंबर 3 A+2D होता है। टर्म नंबर 7 A+6D होता है। टर्म नंबर 7, क्यों, क्यों का कारण मुझसे नहीं पूछना, अब हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि nth टर्म A+n-1 इंटू डी होता है, इसलिए ये बात अब तक रट जानी चाहिए बहुत अच्छे से। तो टर्म नंबर 3 की वैल्यू दे रखी है 5, टर्म नंबर 7 की वैल्यू दे रखी है 9, तो इसका मतलब A+2D हो गया 5, A+6D हो गया 9। अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या हम डी को या ए को निकाल सकते हैं? तो आप 10th क्लास में हो, लीनियर इक्वेशन आपने कर रखी है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन से निकाले जा सकते हैं। तो A+2D इक्वल टू 5, A+6D इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करने में तो आपको देर लगती ही नहीं, कैसे, जस्ट जैसे मर्जी आप करो, सब्ट्रैक्ट किया ये कट गए, सब्ट्रैक्ट किया -4D और सब्ट्रैक्ट किया -4। ठीक है, माइनस और माइनस कैंसिल, 4D इक्वल टू 4, D इक्वल टू 1। D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू रख दो कहीं भी, यहां रख दो, चलो A+2 इंटू 1 इक्वल टू 5, A+2 इक्वल टू 5, A इक्वल टू 5 -2 यानी 3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3, पहली वाली क्या आ गई 3। अब उसमें D क्या होना है, एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दो, तो कितना आ गया, एक ऐड करने पर 4 आ गया, एक और ऐड करने पर यस कितना आ गया, 5 आ गया। और इसी तरह से अगर आपने वेरीफाई करना है तो 7 टर्म आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इतने से भी काम चल जाएगा। देखो वेरीफाई भी हो गया, उसने कहा था थर्ड टर्म 5 होनी चाहिए, तो थर्ड टर्म 5 हमारी आ रही है। ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो A7 आपकी 9 आ जाएगी, चेक करके देख लेना। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है, ए और डी आपने निकालना था, आपने ए और डी निकालते ही ये 3 टर्म लिखनी है, 3 4 5, कॉमा कॉमा बीच में लगाना है और डॉट 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 लगा के छोड़ देना है, आंसर आ गया, काम खत्म और फिनिश हो गया क्वेश्चन। 3 4 5 डॉट 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 इज द रिक्वायर्ड एपी, बस ऐसे लिखिए और काम फिनिश हो गया। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 कहता है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23 एंड सो ऑन।
तो अब इसमें डिफरेंस 6 का दिख रहा है, इधर भी 6 का दिख रहा है, इधर भी 6 का दिख रहा है, तो एपी तो दिख रही है ये, है ना। एपी में तो कोई टेंशन है नहीं। तो यहां पर आप कह सकते हैं इट इज एन एपी। ए आपके पास है 5, डी क्या है 11 माइनस 5 यानी कि 6। अब बेटा इसके आगे आपको ये सपोज करना है कि 301 इसमें कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि लेट 301 इज nth term of the given progression या list of numbers AP। अब क्योंकि ये एपी है तो एपी वाला फार्मूला तो लगेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म का फार्मूला है, ये 301 के बराबर होना चाहिए। a क्या है 5, n नहीं पता, ये एज इट इज रहने दो। d की वैल्यू आ गई 6, d की वैल्यू क्या आ गई 6, 301। अब और आगे सॉल्व करते हैं इसको। 301 माइनस 5 कितना हो गया 296 अपॉन 6 भी कर दीजिए। यहां पे n माइनस वन इंटू 6 है, ये 6 उधर चला जाएगा, n माइनस वन अपॉन 6। तो अपॉन 6 करते ही हमारे पास क्या आया, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम 4 द, उसके बाद यहां पे ही कैंसिल पूरा पूरा हो रहा है क्या, पहले 2 पे कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल बच्चों की तरह चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए। तो यहां पर आपके पास 2 से सॉल्व करते ही हमारे पास क्या आ रहा है, 2 से कैंसिल करते ही आ रहा है 1, उसके बाद आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 8, इधर कैंसिल किया तो आ गया 3। अब आप गौर से देखिए कि ये कैंसिल नहीं होने वाला है ना, कैंसिल हो रहा है क्या, अभी तो नहीं हो रहा। इसके बाद n इज इक्वल टू 148 अपॉन 3 प्लस 1। n की वैल्यू क्या आ गई 148 अपॉन 3, 180 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लोगे 151 अपॉन 3 कर लोगे तब भी बात वही है, कुल मिला के ये सॉल्व होने वाला है नहीं। अगर ये 147 होता तो सॉल्व हो जाता, 147 होता तो 49 आ जाता। तो अब क्या है ये 49.3333333333 ऐसे आता जाएगा। ओके, और प्लस 1 ये कर दिया तो 50.333333 आ गया। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, तो आप लिखेंगे नो, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है या नहीं है ये आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये नेचुरल नंबर नहीं आया, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो 301 इस लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये है इसके कहने की बात। ओके, गॉट इट, वेरी राइट। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जरूर आ सकते हैं। आप बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, जब भी आप फाइनल प्रिपरेशन करें इसको जरूर करके चलना है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब पहले तो कहता है टू डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं 10 से शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं 99 तक जाते हैं, ये है टू डिजिट नंबर। अब डिविजिबल बाय 3, अब 10 तो होता नहीं, ये तो मुझे भी पता है, 11 भी नहीं होता, 12 होता है, तो इन दोनों को हटा दो। पहला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 12 होगा। उसके बाद अगला नंबर 3 प्लस करने पर आ जाएगा यानी कि 15, उससे अगला 18, और फिर ऐसे करते 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 99 3 से डिवाइड होता है, ये अपने को दिखता भी है और पता भी है क्योंकि सम डिविजिबल बाय 3 है। अब हमें ये पूछा गया है कि हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में है
कि ये नंबर इस सीध में, इस लाइन में कौन सी नंबर सीट पर बैठा हुआ है। ओके, यानी 99 इस लाइन में कहां आ रहा है, कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो वही बात होगी कि मान लो ये nth नंबर पर आ रहा है, तो अब आपको बताना है कि ये nth नंबर पर आ रहा है तो n क्या है, और AP तो ये है ही। तो हमने सपोज कर लिया लेट दिस बी nth नंबर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। a क्या है 12, n क्या है नहीं पता, d क्या है 15 माइनस 12 यानी कि 3, 3 तो बढ़ रहा है हर बार, 99 आ गया। n माइनस 1 इंटू 3, 12 उधर जाके माइनस कर दिया गया, कितना आ गया 87, 3 से डिवाइड कर दिया n माइनस 1, अब ये कितना आ गया 29, और n इक्वल टू 29 प्लस 1 यानी कि 30। तो हमारे पास ऐसे 30 नंबर्स हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं, और 2 डिजिट के भी हैं, 2 डिजिट के 30 नंबर्स हैं, 30 नंबर्स, ये आंसर आप ले सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे कई क्वेश्चंस को, कई मेथड्स को, कई ऐसे लॉजिक्स हैं जो कि उनको कंसोलिडेट करता है। बिना टाइम लगाए हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगा के हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और बाद में जब आप मास्टर हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट ओरली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 क्या है, a sum of rupees 1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही शरीफ सा इंटरेस्ट होता है भाई, हर साल आपको 8% मिलने वाला है, इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 8% इसी का मिलेगा, फिर ऐड हो जाएगा, फिर 8% मिलेगा, फिर ऐड हो जाएगा, तो 8% मिलता रहेगा। शुरुआत में आपके पास जो 1000 है वो तो मिलेगा ही, इसके बाद एक साल के बाद 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में भी 1 ईयर ही होता है, सेकेंड ईयर में भी, सेकेंड ईयर भी ये अपना 1 ईयर ही होगा, तो ये भी 1 ईयर ही है, ये भी 1 ईयर ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट हर केस में सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर ये भी 1 ईयर है ड्यूरेशन के हिसाब से, तो इसका भी सेम रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इस फार्मूले से अपॉन 100। ये हम रफली कर रहे हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसको हम अलग से सारी सीरीज बताएंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे एंड करना है, बीच में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो अटेम्प्ट करना पेपर अलग से बताया जाएगा। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि रफ कॉपी पे आप कैसे फटाफट काम खत्म करके इस इन क्वेश्चन के साथ दोस्ती करो। तो रफ कॉपी ये आपके सामने आपकी, इसमें बहुत ज्यादा हम डेलिकेसी नहीं ले रहे। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये हम आपको अलग से बताएंगे। तो PRT, टी हमारे पास 1 है, प्रिंसिपल कितना है 1000, आर कितना है हमारे पास 8%, टाइम कितना है 1 ईयर और 100, ये सॉल्व कर दिया, ये आपके पास आ गया 80 रुपीज। तो 80 रुपए आपको यहां इंटरेस्ट मिला, 80 रुपए आपको यहां मिलेगा, 80 रुपए आपको यहां मिलेगा। तो कुल मिला के अब ये क्या कहानी हुई है ध्यान से पढ़ते हैं। ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट दिस, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो तो 80 रुपीज ही रहेगा, हर साल के बाद तो 80 मिलेगा। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या इससे एपी बनेगी? तो देखें, पहले 1000 था, फिर 80 ऐड हो गया तो 1080 हो गया, फिर 80 और ऐड हो गया तो 1160 हो जाएगा, फिर 80 और ऐड हो गया तो 1240 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अब 30 तक तो भैया करते करते ऐड करते करते जान निकल जाएगी, काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें एक एपी का जो फार्मूला है उसको लेके जाना होगा। तो ए क्या है दिस, डी क्या है 80, और टाइम क्या है
30 ईयर्स। तो 30th टर्म आपको निकालनी है। ए प्लस 29D इक्वल टू, ए क्या है 1000, 29D क्या है 80। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें तो 30th टर्म इसकी क्या बनने वाली है 1000, 2320, 2320 इसमें ऐड हो गया तो 3320। तो 30 साल के बाद, 30 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ उसको 80 रुपीज जो है वो मिलते चले जाएंगे। और अगर A प्लस 29D हम करते हैं तो, है ना, यहां पे आपको पता ही है कि पहली टर्म कितनी है 1 साल के बाद, 1 साल के बाद ये, 2 साल के बाद ये, अगर इस लाइन को पकड़े तो। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये हमारा शुरुआती अमाउंट है, तो इसमें क्या होगा कि एंड में ये तो हो गया 29 ईयर्स, 29 टाइम्स हमारे को मिला तो 29 ईयर्स, 30th ईयर में 80 और मिलेगा, तो यानी 80 इसमें और ऐड कर दीजिए तो अपने पास कितना आंसर बन गया 3400। तो इसको अगर आप क्रूड लॉजिक से चले तो इस तरह से रहेगा, और अगर प्रॉपर लॉजिक लगा के चले तो क्या रहेगा, फिर ध्यान से देखते हैं। शुरुआत में 0 ईयर, इसे हम कहते हैं 0, ये शुरुआत, इसके बाद 8% यानी कि 80 रुपीज क्या मिला आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो ये हमारे पास 1 साल के बाद, 1 साल के बाद क्या मिला, ये एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स कहा है उसने। तो पहले साल के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो ये पहली टर्म लेनी पड़ेगी अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो वैसे चलेंगे तो वो, अगर उसे फर्स्ट लेंगे तो 29 ईयर्स के बाद जो 29 ईयर्स के बाद जो अमाउंट था वो बनना था 3320, और हमें 30th ईयर भी लेना पड़ेगा 80 रुपीज उसके और ऐड करके। अगर आप इस लॉजिक से चलें तो आफ्टर फर्स्ट ईयर आप ऐसे चलें 1080, आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर कितना बनेगा 1160, 80 इसमें ऐड कर दिया। आफ्टर थर्ड ईयर 1240, 80 और ऐड कर दिया। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, इसे आप ए मान लीजिए, और ऐसे ही करते करते आफ्टर 30 ईयर्स, तो ये हमें कितनी टर्म्स हो गई 30 टर्म्स हो गई, 30 टर्म्स। तो 30 टर्म्स का फार्मूला क्या होता है A प्लस 29D, फार्मूला वही है, लेकिन A इसमें बदल गया, तो इसमें आखिर में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने शुरू में ही ऐड कर लिया। तो A प्लस 29D, D क्या है 80, और सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3400। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप आंसर तक पहुंचे, आंसर आपके पास आ जाएगा। एंड विद दैट वी कैन से दिस एग्जांपल इज ओवर। तो आप इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं, उस अप्रोच से यूज करेंगे तो एक टर्म आपको 80 आखिर में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, मिस्टेक जो हो सकती है वो यहां पे हम करके दिखा रहे हैं, और उसको ना हो ये पेपर में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे आप नहीं करना, ऐसे आप करना। ठीक है, तो मिस्टेक करके भी दिखा रहे हैं और मिस्टेक किए बिना भी आपके साथ, या फिर उस मिस्टेक को कैसे दूर किया जाता है वो सारी चीजें भी आपके साथ डिस्कस हम कर रहे हैं। इन ए फ्लावर बेड, फ्लावर बेड क्या है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो हमारे पास है A1 बोल लीजिए, इसमें कितने हैं 23 रोज हैं। ओके, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 21 इन सेकंड। ओके, और थर्ड टर्म क्या है 19 इन थर्ड। तो कुछ अपने को सुर समझ में आ रहा है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the
लास्ट रो। अब कहीं ना कहीं ये एंड हो गया है और यहां पर पांच रोज प्लांट्स हैं, तो ये कौन सी टर्म है अपने को नहीं पता। तो आपसे अभी तक जो हम फार्मूला बना चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि मान लीजिए ये nth टर्म है, बस जब भी ना पता हो आपने क्या बोलना है, nth टर्म है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर पेट। तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि an यानी कि 5 इस लाइन में कहीं आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो पता लग ही जाएगा कि कौन सी रो में ये आएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि an में ये 5 आता है या नहीं आता। तो लेट an यानी कि nth टर्म कंसिस्ट ऑफ 5 रोज प्लांट्स। तो an इज 5 अगर ऐसा है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 5। a क्या है 23, n क्या है नहीं पता, d क्या है 21 माइनस 23 यानी कि -2 आ जाएगा भाई, -2। ध्यान से लिखना है, गलती नहीं करनी। इसी तरह से n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 5 माइनस 23, कितना आ गया -18 और ये -2 उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1 यहां रहने दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल और ये 9। अब आपके पास आया n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब इसी लाइन में जाते जाते 10th जो रो होगी उसमें 5 रोज प्लांट्स लगे होंगे। बड़ा सुंदर सा डिजाइन बना होगा, मतलब इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ऐसे ऐसे चल रहा है। तो डिजाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है और हमारा जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आज का सेशन हम यहां ओवर मान लेते हैं। लेकिन यहां रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो ट्राई करके नेक्स्ट सेशन से पहले हमें मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम आपके पास उन प्रॉब्लम्स को भी लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेंगे एंड अल्टीमेटली वी विल सी दैट वी आर एट सम कंफर्टेबल पॉइंट। सो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं और तब तक बाय बाय।